हेलो एवरीवन। आज आ गए हम लोग रीनेट 2026 के फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन लेकर। तो फाइनली रीनेट की कहानी आज ख़त्म हुई, पेपर हुआ। थोड़ा सा टफ एंड ट्रिकी पेपर था। घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेपर जितना टफ होता है कट ऑफ भी उतना ही कम हो जाता है। तो वन बाय वन क्वेश्चंस को डिकोड करते हैं। चलो साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोल रहा है फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ठीक, तो जो एनर्जी है वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। तो एनर्जी गिवन है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। दैट इज 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो एनर्जी की एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। Move in a free space, the ratio of linear momentum of electron that of the photon। तो ये इलेक्ट्रॉन और फोटोन के मोमेंटम्स का रेशियो पूछ रहा है हमसे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम तो हम ऐसे लिख सकते हैं √2m, जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन है। ठीक, फोटोन का मोमेंटम हम लिख सकते हैं E/c। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। √2me, 2। Here m is the mass of electron which is given as 9 into 10 to the power minus 31 kg. Now energy is given as 32 into 10 to the power minus 19, और c speed of light in air 3 into 10 to the power 8। और इस एनर्जी को बच्चों क्या लिख सकते हैं हम 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इस 9 को तो मैं बाहर ले आता हूं, क्योंकि रूट से बाहर आके बन जाएगा 3। ठीक, इस 32 को मैं लिख देता हूं 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 है ना। और इस 8 और इस 2 को यहां से कट करके 8 इंटू 2 हो जाएगा 16। 16 को रूट से बाहर लाके मैं लिख देता हूं 4, और इस 4 को भी बाहर ले आओ, ये हो जाएगा 2। 31 और 19 हो जाएगा आपका 50। 50 को लिख सकते हैं -25 स्क्वायर, तो ये -25 भी आ गया बाहर। और 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 आपका पहले से ही बाहर चल रहा है, डिवाइडेड बाय 32 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। ठीक, इस पूरे डेटा को सॉल्व करने के बाद मुझे एक वैल्यू यहाँ पर मिली थी, दैट इज 9 इंटू 25। और 9 इंटू 25 करने पर एक करेक्ट आंसर आया था 225। ठीक, तो इस तरह से इन मोमेंटम्स का रेशियो हमें मिला 225। एक छोटा सा कैलकुलेशन मैंने डायरेक्ट लिखा है ना। यहाँ पर इस पार्ट को आप सॉल्व कर सकते हो, इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। चलिए, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा फ्लूइड से। ये बोल रहा है वाटर फ्लोज इन अ स्ट्रीमलाइन मोशन। ठीक है, थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस एज शोन इन द फिगर। कहीं पर क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, कहीं पर कम है। ठीक है, द प्रेशर डिफरेंस ऑफ वाटर बिटवीन P एंड Q। तो पॉइंट P और इस पॉइंट Q पर जो प्रेशर डिफरेंस है, P1 माइनस P2 लिख देता हूं मैं। ये प्रेशर डिफरेंस गिवन है हमें 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर डिफरेंस गिवन है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट P एंड Q आर। ठीक, तो P पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और Q पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब हमसे रेट ऑफ फ्लो पूछा है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में पूछा है। तो दो चीजें हमारे पास बच्चों, रेट ऑफ फ्लो भी कैलकुलेट करना है और सेंटीमीटर क्यूब में भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1V1 इक्वल टू A2V2 इज इक्वल टू Q। क्योंकि वेलोसिटीज कहीं पर भी गिवन नहीं है, तो मैं V1 को लिख सकता हूं Q बाय A1
सिमिलरली V2 को हम लिख सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट करें तो Q/A2। ठीक है, इन दोनों पॉइंट पर बर्नौलीज इक्वेशन लगा देते हैं, और बर्नौलीज इक्वेशन लगा के मैं लिख रहा हूं प्रेशर प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। क्योंकि लेवल दोनों के अप्रॉक्स सेम ही है तो पोटेंशियल एनर्जी सेम ही होगी, पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो लिखते हैं P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो कॉमन ले लो V2 square minus V1 square, and P1 minus P2 is del P, and which is given as 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये तो MKS में गिवन है, 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर MKS में गिवन है, और वेलोसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जो वैल्यूज है वो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है। तो एक काम करते हैं, सेंटी को हटा देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 40 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहां से V1 की वैल्यू मिलेगी हमें Q डिवाइडेड बाय 40 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और V2 की वैल्यू यहां से हमें मिलेगी V2 इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय A2 कितना है 20, सेंटी स्क्वायर को लिखो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो टर्म है मीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं। 15 तो गिवन है, इक्वल टू हाफ डेंसिटी ऑफ वाटर, ये गिवन है हमें 1000, तो मैं यहाँ 1000 रख देता हूँ। V2 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर बाय दिस, और Q स्क्वायर बाय दिस, और V1 को लिख सकते हैं Q स्क्वायर बाय दिस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, Q स्क्वायर भी ले लेता हूं मैं कॉमन, Q स्क्वायर भी कॉमन, और डिवाइड में इसका भी स्क्वायर आने वाला है, क्योंकि हम V2 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, V1 भी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, -4 का स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये जो -4 का स्क्वायर हमें कॉमन मिलेगा बच्चों, वो हो जाएगा 10⁻⁻8। ठीक, और Q स्क्वायर हम कॉमन ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर आएगा 400, माइनस 40 का स्क्वायर आएगा आपका 1600। ठीक, 1600। ठीक, थोड़ा कैलकुलेशन इजी है, कोई बहुत ज़्यादा खास कैलकुलेशन नहीं है ना। यहाँ पे 1600 एलसीएम आ जाएगा, और आप इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करके ये जो फाइनल वैल्यूज आ रही है सेंटीमीटर पर क्यूब में, ठीक, सेंटीमीटर पर क्यूब में जो वैल्यू हमें मिली फाइनली वो है 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट है, आप इसे सॉल्व करके क्यों इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो 400 है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थिन हॉरिजॉन्टल डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स फिक्स सेंटर O। ठीक है, एक डिस्क है जो O से पास हो रही है, और एक वर्टिकल एक्सिस है जिसके अबाउट ये डिस्क घूम भी रही है। इट्स एंगुलर मोमेंटम इज LA एंड LB। तो LA एंड LB कंप्यूटेड अबाउट पॉइंट्स A एंड B। A और B के अबाउट अगर इसके एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किए जाए तो इसके अबाउट LA है और इसके अबाउट LB है। अच्छा, ये 2 टाइम्स है, मतलब अगर अपन इस डिस्टेंस को R लेते हैं तो इसको भी R लेते हैं और इसको 2R ले सकते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ LA अपॉन LB। तो एक बात बताओ बच्चों, किसी घूमती हुई और चलती हुई बॉडी का हमें एंगुलर मोमेंटम लिखना आता है क्या? उस एंगुलर मोमेंटम को इस तरह से लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एंगुलर अबाउट अ एक्सटर्नल पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस लीनियर मोमेंट प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब अगर हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट से इस एंगुलर मोमेंटम को देखें तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जो सेंटर ऑफ मास है वो तो एक्चुअली रेस्ट में ही है। सेंटर ऑफ मास अगर डिस्क रोटेट भी हो रही है तो भी इसका सेंटर ऑफ मास एक रिस्पेक्ट में रेस्ट में ही है, और अगर रेस्ट में है तो इस mv में v जीरो हो जाएगा, और v जीरो होने से p जीरो हो जाएगा, और p जीरो होने से ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ही इसका एंगुलर मोमेंटम होगा। तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम पॉइंट दो अलग अलग पॉइंट के अबाउट लिखूं, एल ए है ना, एल ए डिवाइडेड बाय एल बी अगर लिखा जाए तो एल ए लिखा जाएगा एंगुलर मोमेंटम को आई ओमेगा,
डिवाइडेड बाय आई ओमेगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लिखेंगे हम? डिस्क का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे डिस्क का, और रोटेशन की जो स्पीड है वो भी दोनों के लिए सेम है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी बच्चों। कैंसिल होने के बाद यहां पर हमें मिलेगा 1। ठीक है, तो इस तरह से ये रोटेशनल का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L, एक लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, चलो एक सोलेनॉइड बना लेते हैं। इस तरह से कोई सोलेनॉइड है और क्वेश्चन बोल रहा है इसकी लेंथ L है, लेंथ L है एंड रेडियस R। यहां पर इसकी जो रेडियस है ये सेंटर से लेकर सरकमफरेंस, ये रेडियस R है। इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब अगर हम इसकी यूनिट लेंथ की बात करें 1 मीटर की, तो इस यूनिट लेंथ के जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो n है। म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, अंदर का जो मीडियम है उसकी परमेबिलिटी फ्री स्पेस वाली म्यू नॉट है। द इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड इज, तो इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड होता है बच्चों 5/I, है ना, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को हम लिख सकते हैं स्मॉल एन इंटू एल, और फ्लक्स को लिख सकते हैं बी ए डिवाइडेड बाय आई। तो हमें मिलेगा n इंटू एल, और b को हम लिख देंगे म्यू नॉट एन आई इंटू ए डिवाइडेड बाय करंट को मैं स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, दोनों एक जगह एक जैसा, तो आई कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमें सेल्फ इंडक्टेंस मिलेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ठीक, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। अच्छा, तो इसको एरिया की टर्म में नहीं चाहिए, एरिया की वैल्यू भी रखना है, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर, एरिया को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एल, तो म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर एल, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर एल। तो जो ऑप्शन 2 है वो हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, इसमें ऑप्शन 2 मैच कर रहा है, सो 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। टेम्परेचर ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस r इज इंक्रीज बाय स्मॉल अमाउंट डेल्टा t। एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका टेम्परेचर डेल्टा t से बढ़ा दिया गया। इफ द लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मेटल इज अल्फा, अगर इसका लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा है, लेकिन इसमें तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा गामा, तो गामा को लिख दो भाई साहब 3 अल्फा, उसमें क्या दिक्कत है। द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज, मतलब अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल वी पूछ रहा है। ओके, गामा इक्वल टू डेल वी अपॉन वी डेल्टा टी। क्या हम ऐसा कुछ पढ़ के आए बच्चों? डेल वी इक्वल टू गामा इक्वल टू डेल वी बाय वी डेल्टा टी। डेल वी पूछ रहा है तो गामा वी डेल्टा टी, गामा को लिख दो 3 अल्फा वी डेल्टा टी। अब वैल्यूज पुट कर दो, 3 अल्फा, v की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब डेल्टा टी, 3 कैंसिल, तो हमें मिलेगा 4 पाई आर क्यूब अल्फा डेल्टा टी, 4 पाई आर क्यूब अल्फा डेल्टा टी। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों 4th। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कंसीडर 2 सर्किट्स ए एंड बी। 2 सर्किट है हमारे पास, एक ए है और एक बी है। ठीक है, अब इन दोनों सर्किट्स में हाँ रेजिस्टेंस एक का प्लस अल्फा है, एक का माइनस अल्फा है। द करंट थ्रू दिस सर्किट्स आर डिनोटेड बाय आई ए एंड आई बी। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, आई ए और इसमें आई बी करंट है। ठीक है, एट इनिशियल टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द टू रेजिस्टर इज आर नॉट। इनिशियली इनका रेजिस्टेंस आर नॉट था। एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ करंट इन दिस सर्किट्स इज। ठीक है, तो करंट किस तरह से वेरी करेगा हमें ये बताना है। अगर है ना, ये बोल रहा है एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज, मतलब जो वेरिएशन है वो टेम्परेचर के कारण आ रहा है, और हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव अल्फा का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, लेकिन नेगेटिव अल्फा का रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो दोनों ही रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्ट होने के कारण इनका इक्विवेलेंट मिलेगा हमें R1 प्लस R2, और इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं R0
1 माइनस अल्फा डेल्टा टी प्लस आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो आर इक्वलेंट इक्वल टू आर नॉट माइनस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है बच्चों। तो आर इक्विवेलेंट मिला हमें आर नॉट प्लस आर नॉट, दैट इज 2 आर नॉट। और अगर आप इस रिलेशन को ध्यान से देखो तो आर इक्विवेलेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जो भी डेल्टा टी वाली टर्म्स थी वो तो कैंसिल हो गई। आर नॉट तो एक कांस्टेंट टर्म है, और अगर कांस्टेंट टर्म है तो इसका मतलब ये है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। और अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है मतलब टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेगा मतलब रेजिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट। इसका मतलब आई ए शुड बी कांस्टेंट, आई ए वेरी नहीं करेगा। तो कितने ऑप्शन है जो आई को रिमेन्स कांस्टेंट बता रहे हैं? ये बोल रहा है आई ए कांस्टेंट, और ये भी बोल रहा है आई ए रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो आई ए डिक्रीजेस इंक्रीजेस वाले ऑप्शन तो बाहर हो गए, मतलब इन दोनों में से कोई एक करेक्ट है। अब बी को चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो मेरे पास थोड़ी जगह कम है, इसको मैं हटाता हूं और बी को भी हम यहीं पर चेक करेंगे। ठीक है, तो बी, इसका जो आर इक्विवेलेंट मिलेगा बच्चों वो मिलेगा आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। आर वन आर टू की वैल्यू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और आर नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। आर वन प्लस आर टू अभी हमने सॉल्व किया 2 आर नॉट, एक आर नॉट में कैंसिल कर देता हूं। ठीक है, और यहां पर बचा आर नॉट बाय 2, और ए प्लस बी ए माइनस बी अगर मैं इसमें यूज करूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब अल्फा डेल्टा टी होल स्क्वायर। अब टेम्परेचर बढ़ने के साथ डेल्टा टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अल्फा तो कांस्टेंट है बच्चों, अल्फा तो कांस्टेंट है, लेकिन डेल्टा टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। डेल्टा टी बढ़ने से डेल्टा टी अल्फा डेल्टा टी स्क्वायर भी बढ़ेगा, और इसके बढ़ने से 1 माइनस दिस होने के कारण ये डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने से जो आर इक्विवेलेंट है वो डिक्रीज होगा। तो अगर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होगा वो इंक्रीज होगा। तो ये बोल रहा है ऑप्शन आई बी इंक्रीजेस। दिस मीन्स ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 2 आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। A beam of light falls on a metal surface such that photo electrons are generated। है ना, एक लाइट इंसिडेंट हो रहा है जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं। इफ पावर ऑफ द लाइट, ठीक है, पावर की बात हो रही है, लाइट सोर्स स्टार्ट्स टू डिक्रीजेस, है ना, अगर हम पावर को डिक्रीज कर रहे हैं मतलब इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक, पावर को हम लिख सकते हैं n टाइम्स ऑफ एच न्यू, और n पर डिपेंड करेगा ये, एच न्यू पर तो पावर डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि ये दोनों के चेंज होने से चेंज नहीं हो रहा है। लीनियरली विद टाइम देन द वेरिएशन ऑफ द फोटो करंट, ठीक है, फोटो करंट की बात हो रही है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का तो इन दोनों से कोई लेना देना ही नहीं है, और अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है तो आइंस्टाइन इक्वेशन से हमें मिलेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहने वाला है। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में हमें पोटेंशियल टाइम के साथ कांस्टेंट दिख रहा है, मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। लेकिन जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि पावर ऑफ द लाइट सोर्स स्टार्ट टू डिक्रीजेस, तो अगर हम इसको डिक्रीज करते हैं तो जो फोटो करंट है वो भी डिक्रीज होने लगेगा, और डिक्रीज होगा लीनियरली। तो यहां तो करंट डिक्रीज होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें डिक्रीज हो रहा है, तो करंट डिक्रीज हो रहा है और स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन आइडियल जेनर डायोड विथ ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ -3 वोल्ट। ठीक है भाई साहब, इसका -3 वोल्ट है, रिवर्स बायस विद अ नेगेटिव इनपुट ऑफ -5 वोल्ट। ये -5 वोल्ट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज डिफरेंस, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 5 - 3 कर लो 2 वोल्ट। ठीक, तो ये जो है ये 2 वोल्ट पर आ जाएगा, है ना। माइनस साइन सिर्फ ये सिग्निफाई करने के लिए लगाया गया है कि ये रिवर्स वोल्टेज है। ठीक है, चलो करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। हाँ, टर्मिनल वेलोसिटी से एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में टर्मिनल वेलोसिटी की बात हो रही है और इसके लिए फॉर्मूला होता है 2/9 r² g/eta ब्रैकेट,
है ना, रो बाय सिग्मा दिया हुआ है, तो रो माइनस सिग्मा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है, कौन सा ग्राफ करेक्ट है। तो इस पूरी टर्म को तो मैं एक कांस्टेंट बोल देता हूं, और इस कांस्टेंट को बोल देता हूं मैं से एक्स, या फिर मैं इसको बोल देता हूं सी, और यहां से सिग्मा कॉमन ले लेता हूं। सिग्मा कॉमन लेने पे मिलेगा रो बाय सिग्मा -1। ठीक है, अब क्या ये इक्वेशन हमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसी दिखाई दे रही है? तो इंटरसेप्ट तो y इंटरसेप्ट तो इसमें x पर कुछ ना कुछ मिल रहा है, y पे 0 मिल रहा है। रो बाय सिग्मा -1, रो बाय सिग्मा -1 अगर मैं इक्वल टू 0 पुट करूं तो मुझे रो बाय सिग्मा इक्वल टू 1 मिलता है। इसका मतलब यह है कि ये वो वाला केस है जिसमें दोनों ही सब्सटेंस की डेंसिटी इक्वल हो जाएगी। दोनों ही सब्सटेंस की डेंसिटी इक्वल हो जाने के कारण ना तो ये डूबेगा ना ही तैरेगा। ठीक है, ना ही ये डूबेगा ना ही तैरेगा। और ये कहां पर हमें दिखाई दे रहा है? ये एक्सिस से थोड़ा दूर इस पॉइंट पे दिखाई दे रहा है। तो सभी डायग्राम्स में ये एक पॉइंट दिखाई दे रहा है जो रो इक्वल टू सिग्मा, रो बाय सिग्मा इक्वल टू 1 को प्रूव कर रहा है। लेकिन उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, वेलोसिटी इसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी इस टर्म के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है मतलब ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ इस पॉइंट से स्टार्ट होके स्ट्रेट लाइन, है ना, इस पॉइंट से स्टार्ट होके स्ट्रेट लाइन। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू प्लैनेट्स P1 एंड P2 इक्वल मासेस, दो प्लैनेट है ना, P1 है P2 है, मासेस इनके इक्वल है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है। हैव रेडाई R1 एंड R2, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 रिस्पेक्टिवली, वेयर R2 इक्वल टू R1 बाय 2। R2 R1 में एक रिलेशन है। द एस्केप स्पीड्स ऑफ P1 P2 आर V1 एंड V2, तो इनकी जो एस्केप वेलोसिटीज है वो V1 V2 है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है V2 बाय V1 की वैल्यू बताओ। अच्छा, ये एस्केप स्पीड होती है √2 GR, तो अगर 2 के लिए लिख रहे हैं तो R2 लिखेंगे, यहाँ G2 लिखेंगे। 1 के लिए लिख रहे हैं तो G1 R1 लिखेंगे। ठीक, 2 कैंसिल हो जाता है, हमें मिलता है √G। G होता है G होता है GM बाय R स्क्वायर, तो GM1 बाय GM2 बाय R2 स्क्वायर। मैंने G2 को लिखा GM2 बाय R2 स्क्वायर, और G1 को लिख रहा हूं मैं GM1 बाय R1 स्क्वायर, और साथ में एक R2 और R1 भी चल रहा है। G से G कैंसल, M1 M2 भी कैंसल, क्योंकि मासेस हमें इक्वल गिवन है। ठीक, एक R2 और एक R1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा अंडर रूट ऑफ R1 अपॉन R2। R1 को तो मैं ऐसे ही रख देता हूं, R2 की वैल्यू R1 बाय 2 पुट कर देते हैं, तो ये भी कैंसिल, तो हमें मिलेगा √2। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। एसी वोल्टेज, एक वोल्टेज गिवन है 220 साइन 2 into 10 to the power 3t volt is applied to a series LCR. L given है 10 मिली हेनरी, C given है 25 माइक्रोफैरड, रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम। करंट एम्पलीट्यूड इन द सर्किट, करंट एम्पलीट्यूड का मतलब है बच्चों I0, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को ही हम करंट एम्पलीट्यूड बोल देंगे। अब करंट मैक्सिमम कब होगा? जब आप वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू उठा लो, 220 डिवाइडेड बाय, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, 220 डिवाइडेड बाय मिनिमम रेजिस्टेंस। अब एलसीआर का मिनिमम रेजिस्टेंस होगा R, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन में XL माइनस XC तो 0 हो जाएगा, तो R है आपका 100। तो इस तरह से करंट एम्पलीट्यूड आपको मिल जाएगा 2.2 एम्पियर। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 को भी देख लेते हैं, 12 क्या बोल रहा है।
two identical inductors are connected in two different configurations P and Q. दो कॉन्फ़िगरेशन दिए, एक P दिया है, Q दिया है. Where a time varying current is flowing as shown in the figure. ठीक है, टाइम वेरिंग करंट फ्लो हो रहा है. The induced EMF between point A and B. Point A and B. मतलब फर्स्ट डायग्राम में तो एक ही इंडक्टर को लेना है, सीरीज कॉम्बिनेशन को नहीं लेना है, सिर्फ एक ही इंडक्टर को लेना है ना. बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी फॉर कॉन्फ़िगरेशन P इज EP एंड अच्छा इसके लिए जो EMF है वो EP है एंड दैट फॉर कॉन्फ़िगरेशन Q इज EQ. अच्छा इसमें दोनों को लेना है और इन दोनों का पैरेलल भी लेना है. ठीक है, द रेशो EP बाय EQ इज, ठीक है, तो EP बाय EQ पूछा गया हमसे, EP डिवाइडेड बाय EQ. अब E क्या होता है, माइनस ऑफ L DI बाय DT डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ, इसका जो L इक्विवेलेंट मिलेगा हमें, है ना, इसका L इक्विवेलेंट मिलेगा, ये भी L है ये भी L है, तो L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 2L, तो इसका L मिलेगा हमें L बाय 2. ठीक, पैरेलल का इक्विवेलेंट मिलेगा L बाय 2 DI बाय DT. ठीक, तो L कैंसिल, DI बाय DT कैंसिल और ये 2 आ जाएगा ऊपर. तो इस तरह से ऑप्शन हमें मिलेगा, ऑप्शन नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो इसका आंसर भी हमें मिल चुका है. हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर चुके हैं. अब मैं MGCI के धुरंधर फैकल्टी मनीष चौधरी सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो आए और आगे की बागडोर को संभाले. तो मनीष सर प्लीज. थैंक यू सर. चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर P, Q एंड S. आपको 3 दे रखे हैं, है ना, एक P है, एक Q है और एक क्या है, S. पोटेंशियल दे रखा है. फिर बोलता है बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, शोन इन द फिगर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर P, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम R, UT, है ना. UP और UT का आपको रेशियो बताना है. यस, बता देंगे. अब UP की हम बात करेंगे तो सीधी सी बात यह है कि पोटेंशियल की बात करें, पैरेलल पोटेंशियल सेम होता है, तो ये वाला V है, ये V है, तो ये भी V हो जाएगा. अब मुझे पता है कि ये दोनों इक्वल है, तो पोटेंशियल यहां पे क्या हो जाएगा, V/2, और यहां पे क्या हो जाएगा, V/2. अब उसने जो पूछा है ना पोटेंशियल एनर्जी, वो P और टोटल का पूछा है, तो P की बात करेंगे तो UP कितना हो जाएगा, हाफ C V/2 का होल स्क्वायर. एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर. अब V यहां पे क्या है, V/2 है, तो UP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ C V स्क्वायर बाई 4. अब ऐसे ही हम बात कर लेते हैं टोटल की, तो टोटल के लिए मुझे चाहिए C इक्विवेलेंट. C इक्विवेलेंट की हम बात करेंगे तो यहां पे C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों की हम बात करेंगे, इन दोनों की और तीनों की, तो मुझे मिलेगा C इक्विवेलेंट कितना, ये हो गया आपका C/2 और ये है C, तो कितना हो गया 3C/2. टोटल की बात कर लेते हैं तो UT क्या हो जाएगा, UT इज इक्वल टू हाफ 3C/2 और पोटेंशियल तो इस पे V है, तो कितना हो गया V स्क्वायर. अब दोनों का रेशो निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, UP अपॉन UT कितना हो गया, हाफ C V स्क्वायर बाई 4 अपॉन कितना है, हाफ 3C/2 मल्टीप्लाई बाय V स्क्वायर. V स्क्वायर से V स्क्वायर कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, C से C कट गया, ये कट गया, तो कितना आ गया, UP अपॉन UT जो मुझे मिला वो कितना मिला, 1/6. तो मेरा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है. इज इट क्लियर. आगे चलते हैं नेक्स्ट कहानी पे. क्वेश्चन नंबर 14 वाला क्या बोलता है, ए कंडक्टिंग लूप ऑफ फाइनाइट रेजिस्टेंस लाइज ऑन द XY प्लेन, देयर इज ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड Z डायरेक्शन में है. ओके, द एरिया ऑफ द लूप वेरीज टाइम t इज द A इज इक्वल टू, अब मुझे एरिया दे रखा है, देखो A0 1 प्लस साइन t की बात हो रही है. फिर क्या बोलता है, करेक्टली इंडिकेट द क्वालिटेटिव बिहेवियर ऑफ द पावर P डिसिपेट इन द लूप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. क्लियर. तो P की बात कर रहा है, पावर की बात कर रहा है, तो पहले मुझे एरिया चेंज हो रहा है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, EMF निकालना पड़ेगा. तो EMF होता है माइनस d∅/dt. ठीक है. अब मैं ये जानता हूं ये होता है माइनस B में आगे ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, dA/dt. अब
ए की बात करेंगे तो ए देखो क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन करने पे मुझे क्या मिलेगा, माइनस बी ए नॉट करिए तो जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस टी। क्लियर। अब मुझसे पावर की बात की जा रही है, जो ग्राफ बन रहा है बच्चे वो पावर और किसके बीच में बन रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में बन रहा है। तो बना लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, P इजिकल टू हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन आर। स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी अपॉन क्या हो जाएगा आर। P प्रोपोर्शनल है किसके, कॉस स्क्वायर टी के। ठीक है, कॉस स्क्वायर टी की बात कर रहे हैं। अब जो कॉस टी का ग्राफ होता है वो कॉस टी का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो हम बात करेंगे कॉस टी का ग्राफ कुछ ऐसा और कुछ ऐसे निकल कर आता है। पर स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर का जो ग्राफ है वो क्या होता है, नेगेटिव वाला पार्ट भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो ग्राफ कुछ इस तरह की कहानी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन थर्ड मेरा करेक्ट है। इज इट क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इन एडियाबेटिक एक्सपांशन द टेम्परेचर 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस गामा आपको दे रखा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है 60 केल्विन से 50 केल्विन तक। वगडन पूछा गया आपसे, ठीक है। इसमें वगडन का फॉर्मूला होता है एडियाबेटिक में, वो होता है एन आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, किसकी बात हो रही है, एडियाबेटिक की बात हो रही है। तो सारी वैल्यू गिवन है, एन गिवन है कितना है 1 मोल, आर की वैल्यू गिवन है 8.3, ठीक है, T1 गिवन है, T1 की बात करेंगे तो कितना है 60 माइनस 50 और गामा भी आपको दे रखा है कितना है 5/3 माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो वगडन की जो वैल्यू आपको मिलती है वो कितनी मिलती है 124.5 जूल। क्लियर, कैलकुलेशन करने पे ये आंसर मुझे मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कंसीडर पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन हुज पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय। आपको देखो पोजीशन दे रखा है, यस, वेयर अल्फा बीटा और गामा दे रखा है, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। देखो इसने बच्चे थोड़ा सा मजेदार बना दिया इस क्वेश्चन को, मतलब इसमें वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है किसकी, स्पीड की बात कर रहा है। तो जनरली क्या है, एस आपको गिवन है ठीक है, कितना है अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी प्लस गामा। अब एक बात ध्यान रखना, पार्टिकल की स्टार्टिंग कहां से हो रही है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, स्टार्टिंग कहां से हो रही है वो भी रख लेते हैं। तो देखो t इक्वल टू 0 की बात कर ले, है ना, 8 इनिशियल कंडीशन की बात हो रही है। तो इनिशियल कंडीशन पे रखेंगे तो अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है, देखो अल्फा कितना है 1, ठीक है, 0 का स्क्वायर, बीटा कितना है 6, 0 और गामा कितना है 5। तो आपको एस कितना मिल रहा है 5 मीटर। मतलब इनिशियल कंडीशन की जब आप बात करोगे ना तो इनिशियल कंडीशन यहां पर है इस जगह पे, और ये जो इनिशियल कंडीशन आपको मिल रही है ना वो कितने पे मिल रही है 5 मीटर पे मिल रही है। अब सवाल ये है कि इनिशियल कंडीशन मिल गई तो 8 फाइनल कंडीशन भी निकाल लो। तो फाइनल कंडीशन कहां तक बोला उसने, 6 सेकंड तक बोला है, तो 6 सेकंड रख लीजिए। 6 सेकंड रखेंगे आप तो कितना है 1, 6 का स्क्वायर माइनस 6 प्लस क्या है 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो फाइनल कंडीशन मिल रही है वो भी क्या मिल रही है 5। इट मींस पार्टिकल यहां पर है इनिशियल पे और फाइनल भी यहां पर है। ठीक है, फाइनल कंडीशन आपकी यहां पर है। इट मींस देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करता ना तो कितनी मिलती 0, पर उसने क्या पूछा है, स्पीड पूछा है। तो सवाल यह है कि पार्टिकल यही है, मतलब कहीं से घूमकर वापस तो आया है, मतलब पार्टिकल ने पलटी मारी है। पार्टिकल ने पलटी मारी है तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो कहां पलटी मारी है वो भी देख लो चलिए, तो पलटी जहां मारेगा वहां वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो v कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो ds बाई dt करेंगे, कितना हो जाएगा 2 अल्फा टी माइनस बीटा, है ना। अब कहां v इक्वल टू क्या है 0 पे पार्टिकल क्या मारेगा, पलटी मारेगा, तो यहां कितना है 0। अब तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा बीटा अपॉन 2 अल्फा, बीटा की वैल्यू कितनी है 6 और ये कितना है 1, तो कितना आ गया 3 सेकंड। मतलब पार्टिकल 3 सेकंड पे पलटी मार रहा है, मतलब पार्टिकल कहीं तो चल रहा है, सीधी सी बात ये। अब 3 सेकंड पे पार्टिकल है कहां वो भी चेक कर लो। तो t इक्वल टू 3 सेकंड की बात करेंगे तो 3 सेकंड पे पार्टिकल कहां है s, ठीक है, अल्फा है 1, 3 का स्क्वायर माइनस बीटा कितना है 6, ठीक है, ये कितना है 3 और प्लस वे कितना है 5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो s इज इक्वल टू मिल रहा है -4 मीटर। ध्यान रखना बच्चे, -4 मीटर। क्लियर। तो पार्टिकल इनिशियल कंडीशन में यहां पर है और जो उसका 0 हो रहा है वेलोसिटी वो हो रहा है आपका कहां पे -4 मीटर पे। बात समझ में आ गई। और यहां से पार्टिकल ने क्या मारी है, पलटी मारी है। पलटी मारी है मतलब पार्टिकल यहां से घूमकर फिर वो यहां पर आया है।
तो देखो एवरेज स्पीड पूछी गई है, तो -4 ये वाला पार्ट है, +5 ये, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखी जाए तो 9 मीटर ये है, और ये कितनी है 9 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस जो आपकी है वो कितनी हो गई 18 मीटर। क्या आपसे एवरेज स्पीड पूछी गई है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब 18/6 कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, समझ में आया। तो जो आपको आंसर मिला वो ऑप्शन 4 है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यस, देखो बहुत अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, कॉमन सेंस लगा के भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। द फॉलोइंग टेबल आपको दे रखी है, मैच करवाना है ना। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दे रखा है, माइक्रोवेव आप जानते हो है ना, उसमें आप क्या यूज करते हैं फूड के लिए, है ना, जनरली जानते हैं। तो ये वाला पार्ट क्या है सेकंड, ठीक है। फॉर प्योरिंग वाटर आपने सुना यूवी फिल्टर आता है आजकल, आता है ना, इट मींस क्या है, ये फर्स्ट पार्ट इसमें आ गया। गामा रेस कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है, इट मींस क्या है फोर्थ पार्ट ये आ गया। फिर उसके बाद करते हैं रेडियो वेव्स, जो हमारी रेडियो है AM FM इसी पे तो काम करती है, तो क्या हो जाएगा थर्ड। क्लियर। तो सेकंड, P में सेकंड है, Q में फर्स्ट है, ठीक है, और R में फोर्थ है, तो ये ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट होता है। क्लियर, चलें आगे। यस, नेक्स्ट, एन आइडियल गैस इज मेड ऑफ polyatomic molecules, each of molecules has 3 translational, 3 rotational and F number of vibrational mode। देखो मजेदार बना दिया उसने, वाइब्रेशनल मोड यहां पे ऐड कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि आपको अब यहां पे सोचना पड़ेगा। तो इफ द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटेंस CP/CV कितना 8/7, CP/CV क्या होता है गामा, यस, CP/CV होता है गामा, और इसका फॉर्मूला होता है इन द फॉर्म ऑफ डिग्री, फ्रीडम ऑफ डिग्री, क्या 1+2/F होता है। ये मुझे दे रखा है कितना है 8/7 = 1+2/F। क्लियर। तो यहां पे ये कितना हो गया 1/7 2/F, तो F की वैल्यू कितनी आ गई 14। क्लियर। अब वाइब्रेशन की बात करें तो देखो ना, वाइब्रेशन मोड की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में 2 वाइब्रेशन मोड होते हैं एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में। क्लियर। तो यहां आप लिखेंगे तो कितनी है 3 तो ट्रांसलेशनल है, 3 क्या है रोटेशनल है, और 2x लिखूंगा क्यों, क्योंकि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितने होते हैं 2 वाइब्रेशंस होते हैं। तो क्लियर, यहां पे हम बात करेंगे तो कितना मिल रहा है 14, 2x = कितना हो जाएगा 8। क्लियर। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी मिली 4, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट कहानी पे चलते हैं आगे। यस, ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा खतरनाक दिख रहा है पर इतना खतरनाक है नहीं। क्यों, क्योंकि एक आपको क्या दे रखा है, एक पॉइंट चार्ज दे रखा है, ये देखो, और इसको बोला कि यहां से यहां लेकर आओ, तो कितना वर्क डन करोगे। ये पॉइंट चार्ज जो है ना, ये आपका है Q = 1 कूलम। क्यों, क्योंकि इसने क्या बोल दिया यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है W = Q del V, यही कहानी होती है। del V की बात करेंगे तो क्या लिखते हैं Q del V, ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यही कहानी है। ठीक है। अब देखो क्या होता है वर्क डन आप जब यहां से यहां लेके जा रहे हो, तो इस वाली कहानी में तो देखो यहां से यहां तक का पोटेंशियल हम बात करेंगे इनिशियल कितना हो गया KQ/2R। जब यहां की बात करेंगे तो यहां वाला पोटेंशियल कितना है KQ/3R। पोटेंशियल तो कोई वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्ट बात करते हैं तो कितना हो जाएगा KQ/2R - KQ/3R। डिफरेंस निकालना है तो Q की वैल्यू कितनी है 1 है, इसको 1 रख दीजिए, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा KQ भी कॉमन ले लेंगे तो कितना आ गया KQ/, ठीक है 6R, सॉरी। क्लियर। अब सवाल यह है कि इसने जो दे रखा है ना वो दे रखा है किसमें चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में। क्लियर। तो हम जानते हैं स्पेयर है तो Q = होता है ρ × 4/3 πr क्यूब। क्लियर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा K की वैल्यू आप रख सकते हैं 1/4πε0, Q की वैल्यू ρ × 4/3 πr क्यूब, और ये कितना है 6R। क्लियर। कुछ कट रहा है, यस, 4π से 4π गया, ठीक है, 1R से 1R ये गया तो स्क्वायर बचा यहां पे, तो क्या है ρ R² / 13। क्लियर, ε0, सॉरी 13 नहीं 18 ε0। तो यहां पे आप देखेंगे कंपेयर कर लेते हैं इस वाली कहानी से, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 18। क्लियर। तो जो n मुझे मिला हो कितना मिला है 18 मिला है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखो मैग्नेटिक फील्ड का एक और क्वेश्चन आ गया। उसने क्या बोला, आई नोड यहां से फ्लो कर रहे हो, इस वाले रेजिस्टेंस की बात करें तो ये वाला रेजिस्टेंस इससे क्या है, डबल है। रेजिस्टेंस डबल है तो करंट की बात कर लेते हैं। यहां करंट कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये I1 है, तो सीधी सी बात है 2R है, तो कितना हो जाएगा 2I/3, मतलब 2I0/3। और इस वाले की बात करेंगे तो I2 कितना हो जाएगा, I0/3। क्लियर है। अब नेगेटिव फील्ड निकालना है सेंटर पे, तो इस वाले से निकालेंगे तो क्या आउटसाइड आएगा। तो नेगेटिव फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा V1 = कितना, μ0 2I/3 अपॉन, भाई सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल ये कितना होता है, सेमी सर्कल ये होता है 4R। क्लियर, ठीक है। तो आई नोड हो गया ये, इसकी डायरेक्शंस की बात करेंगे तो ये बाहर की तरफ आ रहा है। V2 की बात कर लेते हैं, V2 कितना हो जाएगा, V2 = μ0 I0/3 अपॉन कितना है 4R। इस वाले के लिए देख लो, इस वाले के लिए हम बात करेंगे तो इस वाले के लिए कहां आ रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये अंदर हो गया, तो ये अंदर हो गया मतलब क्रॉस हो गया, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हम यहां देखते हैं तो B नेट = कितना हो जाएगा, B1 - B2। क्लियर, दोनों को सॉल्व करेंगे तो मुझे आंसर मिलता है सेकंड। क्लियर, कर सकते हैं माइनस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। एक बॉब दे रखा है, देखो ये B। अब देखो क्या है, ये रेस्ट पर है स्टार्टिंग में और इसके पास वेलोसिटी है। ठीक है, दोनों के मास सेम है। क्लियर, कोलिजन हो रहा है इलास्टिक। जब कोलिजन हो रहा है इलास्टिक, मास सेम है, तो क्या होता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मतलब इसकी एनर्जी इसके पास चली जाएगी। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0 और ये किससे जाएगा, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर/सेकंड। अब इसके बाद 10 मीटर/सेकंड है तो पार्टिकल जो है वो घूमकर ऐसे जाएगा। क्लियर, इस कंडीशन में जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v² = क्या होता है 2gh, हम जानते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा सकते हैं। तो h = कितना हो जाएगा, v²/2g। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा कितना है 2 × 10, 20/100, क्या 5 मिलेगा, तो कितना मिला है 5। क्लियर, ठीक है, मीटर/सेकंड में तो ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। बात समझ में आ गई। कोलिजन से, इलास्टिक कोलिजन, मास सेम होता है, प्रॉपर्टी है, सिंपल सी कहानी है ना। क्या होती है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, एक्सचेंज हो गई मतलब इसको 0 मिल गई, उसको उसकी वेलोसिटी मिल गई मतलब 10 मिल गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 22। ठीक है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवलिंग। ठीक है, ट्रेवलिंग हो रही है और किस डायरेक्शन, हाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपको दे रखा है। ठीक है, उसका मीडियम कितना है, εr कितना है 9 दे रखा है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है E = E0 sin kx - 2π × 10⁶t, ये दे रखी है आपको। ठीक है, तो यहां पे देखो ये x नहीं z डायरेक्शन है। ठीक है, अपन इसको कर देते हैं, ये क्या है z डायरेक्शन है। ठीक है, चलो, तो ये kz हो गया आपका। अब सीधी सी बात ये, इसने बोला है कि जो k की बात कर रहे हैं वो k है, वो आपका प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है अमंग द फॉलोइंग। तो आपको ऑप्शन बताना और कौन सा बताना है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो सीधी सी बात ये है कि देखो मुझे पता लग रहा है ये क्या है, kx ky kz डायरेक्शन बताता है। क्लियर, तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है ये, z में। अब z में सवाल ये आता है कि प्लस में या माइनस में, तो जब भी क्या होते हैं, दोनों के साइन अपोजिट होते हैं, किसके, x और t के, तो डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, और साइन सेम होते हैं तो डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो साइन क्या है, अपोजिट है, मतलब डायरेक्शन क्या पॉजिटिव, तो क्या है +z डायरेक्शन में जा रहा भैया है। ठीक है, तो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज अलोंग +z डायरेक्शन, मतलब करेक्ट है फर्स्ट वाला। ठीक है, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द मीडियम इज 10⁸ मीटर/सेकंड। देखो सीधी सी बात, एक फॉर्मूला होता है डाइलेक्ट्रिक के साथ, εr का √ c/v के इक्वल होता है। क्लियर, अब मुझे पता है कितना है 9, इसको 3 × 10⁻⁸ ऐड करेंगे, अपॉन कितना है v = कितना है 3 है, कट जाएगा इससे, तो 10⁸ मीटर/सेकंड। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो आपने निकाला, तो द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनसाइड द मीडियम इज कितना, 10⁸, मतलब ये भी करेक्ट है। क्लियर, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द मीडियम इज 300 मीटर। चेक कर लेते हैं। तो देखो मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले k निकालना है। k की बात कर लेते हैं, तो k क्या हो जाएगा, k = होता है ω/v। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2π × 10⁶। क्लियर, और ये v कितना है 10⁸, अभी भी निकाला तो मुझे कितना मिला 2π × 10⁻⁻²। ये कहानी है। फिर हम बात करते हैं k होता है 2π/λ। ठीक है, रख दीजिए यहाँ पे, तो कितना है
2 पाई इंटू 10 की पावर -2 और 2 पाई अपॉन लेमडा, ठीक है। तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, 10 की पावर -2, तो लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 मीटर। जबकि इसने क्या बोला, भैया आपका लेमडा जो है 300 मीटर, मतलब ये वाला रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट की बात कर रहा है वो, तो थर्ड रॉन्ग हो गया। अब देख अगला वाला देख, अब इसको हम प्रिंटिंग मिस्टेक बोल सकते हैं या कुछ और बोल सकते हैं। क्या हुआ, क्योंकि जो यहां बी वाई है, देख वो बी वाई क्या, सॉरी यहां बी वाई है, तो बी वाई इज इक्वल टू कितना है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन था बी वाई, ठीक है। तो बी वाई की बात करेंगे तो कितना है, बी नॉट अपॉन वी, क्लियर, साइन के जेड माइनस 2 पाई इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। चलो -6t, क्लियर। इस वाली कहानी में क्या है, यहां पे हम बात कर रहे थे ई नोड की, तो ये क्या होना चाहिए था, ई नोड होना चाहिए था, है ना। तो इसको हम ई नोड से ही तो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, आप जो निकाल रहे हो उसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, आपको गिवन ये वाला पार्ट है, तो ये वाला भी क्या हो गया रॉन्ग। तो यहां पे क्या है, 2 ऑप्शन रॉन्ग है, थर्ड एंड फोर्थ। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, हो सकता है, पर यहां जो हमें ऑप्शन मिल रहा है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ए पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M मूव्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, देखो 0 से L तक जा रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको दे रखा है म्यू के एक्स। अब देखो आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो वेरिएबल है, जब वेरिएबल की बात होती है तो सीधी सी बात है वर्क डन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वर्क डन जब आप पूछेंगे वेरिएबल के फॉर्म में और फ्रिक्शन की कहानी हो रही है, सॉरी, तो फॉर्मूला क्या है, एफ dx लिखा जाएगा। अब ये फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ठीक है, म्यू एन होता है। अब ये जो म्यू आपको दे रखा है वो कितना है, म्यू नॉट अल्फा एक्स दे रखा है माइनस की फॉर्म में, ठीक है, माइनस अल्फा एक्स, ठीक है, और एन आपका कितना है mg है। अब फ्रिक्शन है तो माइनस भी लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे वर्क डन की हम बात करेंगे तो वर्क डन है तो आपको कितना मिल गया, म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स mg। अब सवाल ये है किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसको dx कर देते हैं, ठीक है। dx में थोड़ा नीचे लिख देता हूं, स्पेस थोड़ा सा यहाँ पे कम है, ठीक है। कहां से कहां तक सवाल वो भी है, तो देखो सीधी सी बात उसने क्या बोला है उसने बोला है कि 0 से L तक की हम बात कर रहे हैं, तो आपका कहां 0 से लेके L तक आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब सवाल ये कि अल्फा क्या है, अल्फा तो इसने कांस्टेंट बोला है पर गिवन नहीं कर रखा, पर इसने बोला है, इसने कंडीशन कि म्यू के L इक्वल टू कितना है 0। इस कंडीशन में म्यू नॉट माइनस अल्फा और ये क्या है आपका L इक्वल टू कितना है 0 कर दूं, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी L के, तो क्या ये 0 हो जाएगा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी मिलेगी, म्यू नॉट अपॉन L, क्या मुझे अल्फा मिल जाएगा। इस वैल्यू को यहां हम रखते हैं, इस वैल्यू को यहां हम रखते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करने पे जो मुझे वैल्यू मिलती है, ठीक है, उस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, तो वो वैल्यू मिलती है मुझे 1/2 म्यू नॉट mgl, क्लियर। तो यहां कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इज इक्वल टू कितना है 1/2, तो n की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा करेक्ट है। चलिए ठीक है, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, आप बोले तो मैं कर दूंगा, अच्छा खासा क्वेश्चन है ये, क्लियर। चलिए अब इसी के साथ मैं हमारे दूसरे साथी पराग सर को मैं इनवाइट करता हूं, ठीक है। थैंक यू मनीष सर। सो आइए अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। अपने पास है क्वेश्चन नंबर 24। देयर आर 3 मीडिया PQ एंड R और इनके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस गिवन है अपने को 1, 1.25 एंड 1.5। तो ये 1, 1.25, 1.5 मेंशन्ड है। साथ में क्या बोला है, इस वाले की मतलब जो बीच वाला मीडियम है इसकी थिकनेस अपने को 5 सेंटीमीटर देके रखी है। अब कह रहे हैं ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ मीडियम Q, मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट O के प्लेसमेंट की बात करूं तो ये वाला डिस्टेंस 2.5 होना चाहिए और नीचे वाला डिस्टेंस भी क्या मिलना चाहिए 2.5। अब हमसे कह रहा है व्यू फ्रॉम मीडियम P नियर द नॉर्मल डायरेक्शन द एपरेंट डेप्थ ऑफ O इज h1। तो एपरेंट डेप्थ की अगर हम बात करें, एपरेंट डेप्थ हम लोग लिखते हैं एक्चुअल लेंथ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अपन क्या करेंगे 2.5 और यहां पर ये है 1, इसका है 1.25, तो इसको डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं। सो दिस शुड बी इक्वल टू 2। अब आ जाते हैं दूसरे पर। फॉर सिमिलर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीडियम R, अब इस वाले मीडियम से देख रहे हैं दूसरे वाले से,
तो यहां पर क्या मिल रही है मुझे अपरेंट डेप्थ H2, तो H2 मिलेगा 2.5, लेकिन अब म्यू क्या है, म्यू अब 1.5 के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो, तो ये होना चाहिए 1.25 डिवाइड बाई 1.5, सो दिस शुड बी 2 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा 1.5 विच इज इक्वल टू 3। क्या चाहिए हमें, द वैल्यू ऑफ H1 माइनस H2 इन मोड, सो मोड H1 माइनस H2 लिखेंगे, दिस विल बी 2 माइनस 3। अब मॉडुलस लगा है तो क्या हो जाएगी वैल्यू पॉजिटिव, और यूनिट सारे क्या चल रहे हैं अपने सेंटीमीटर, सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी 1 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, consider a fixed uniformly charged insulating sphere with radius r and total charge plus q। तो अपने पास एक स्फीयर है यहां पर, इसके ऊपर टोटल चार्ज है प्लस क्यू, अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू विच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू क्यू, यहां से एक माइनस क्यू चार्ज है विद मास m is released from a distance 3r from the center of the charge। मतलब यहां से ये कहां से रिलीज करा गया है, ये 3r डिस्टेंस से रिलीज किया गया है। when the point charge reaches the surface of the sphere, मतलब पॉइंट चार्ज चलते चलते कहां तक आ गया, पॉइंट चार्ज कहीं यहां तक आ गया, चलते चलते कितनी डिस्टेंस पर आ गया, जब सरफेस पर पहुंचा है तो इसकी डिस्टेंस r हो गई होगी। तो कह रहा है इट्स स्पीड, अब देखिए जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पॉइंट चार्ज जा रहा है तो उसकी एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा, वो चेंज ऑफ एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चेंज ऑफ एनर्जी क्या लिखें, U इज गिवन बाय K Q1 Q2 अपॉन R। इसको अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो अपने पास आ जाएगा डेल्टा U इक्वल्स विच इज K, एक चार्ज है अपने पास Q, दूसरा चार्ज है अपने पास स्मॉल q, पहले आपके लिए ये देके रखा है 3r और इसका साइन नेगेटिव है माइनस, और ये फाइनल पहुंच गए हम r पर, तो अपने पास ये आ गया K कैपिटल Q स्मॉल q बाई r माइनस K Q बाई 3r। जिसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2KQ बाई 3r। अब हमसे पूछा स्पीड, तो ये चेंज इन एनर्जी किस में कन्वर्ट होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज काइनेटिक एनर्जी में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेते हैं। सो हाफ mv स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 3r, मतलब यहां से v स्क्वायर मिल जाएगा 4। अब देखिए जो आंसर इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में चीजें लिखी हैं तो K लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 3r, और यहां से क्या आ गया अपने पास एक m और आ गया, ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो हमारे पास v आ जाएगा रूट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 3m पाई एप्सिलॉन नॉट r। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी QQ by 3 pi epsilon naught mr, which is option number 4. Next, a car travels on a circular racetrack of radius 50 meter, r given है, which is banked at an angle theta। ठीक है, banking corner का question हो गया। If the car travels at the speed of 10 meter per second, then the wear and tear on the tire is minimum। Minimum wear and tear दे के रखा है, मतलब किसका कंडीशन दे के रखा है, ऑप्टिमम स्पीड का। अगर ऑप्टिमम स्पीड की बात करी जाए तो v स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, rg tan थीटा के इक्वल। नाउ टेकिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, द वैल्यू ऑफ थीटा इज, क्या करें, v स्क्वायर इक्वल टू rg tan थीटा, सो v स्क्वायर शुड बी इक्वल टू r विच इज 50, g विच इज 10, v गिवन है हमें 10, स्क्वायर किया और यहां से आ गया अपने पास 500, दिस इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा कितना मिला, tan इनवर्स 1 अपॉन 5। Hence the correct option should be tan inverse 1/5, which is option 2. Next, a frictionless circular wire of unit radius is fixed on the horizontal plane
2 point particle of unit mass start moving simultaneously from a theta equal to pi by 2 with identical uniform angular speed in opposite direction. Angular speed uniform देके रखी है, ठीक है, and meet again at point B which is theta equal to minus pi by 2. During this time, which of the following figures schematically represent the magnitude of the total linear momentum P of the system as a function theta? ठीक, इसको जरा समझते हैं, थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। देखिए ओमेगा, ठीक, ओमेगा इक्वल है दोनों केसेस में। जब ओमेगा इक्वल है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, मतलब स्पीड का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। अब जब पार्टिकल कहीं यहां पर है तो इसकी वेलोसिटी ये हो गई, ये एंगल मैंने ले लिया थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, इसका मतलब यहां पर भी एंगल मुझे क्या मिलना चाहिए, यहां पर भी एंगल मिलना चाहिए थीटा। तो एक कंपोनेंट तो ये आ गया मेरे पास v cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट ये चला गया v sin थीटा। सिमिलरली एक दूसरा पार्टिकल यहां पर भी है, तो जब इसके लिए कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो सेम स्टोरी रहेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में cos थीटा और इस वाले डायरेक्शन में sin थीटा। यहां पर भी मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड है, इसलिए अभी साइन वाइन कुछ नहीं लिए। जैसे ही मैं मोमेंटम की बात करूंगा पूरे सिस्टम की, तो मोमेंटम क्या मिलेगा इसके लिए और इसके लिए। देखिए v cos थीटा है सेम डायरेक्शन में और v sin थीटा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वाले कैंसिल हो जाएंगे। यहां से मिलेगा mv sin थीटा माइनस mv sin थीटा, ये वाले टर्म कैंसिल हो गए, लेकिन जो cos थीटा वाले कंपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, तो हमें टोटल वैल्यू क्या मिलेगी, 2mv cos थीटा। अब हमें ग्राफ चाहिए मोमेंटम वर्सेस एंगल का, तो क्या मोमेंटम यहां से cos थीटा के प्रोपोर्शनल दिख गया। अब ये देखते हैं जरा, cos थीटा चाहिए तो ग्राफ ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। इस पर देखते हैं, ये पाई बाई 2 है, यहां पर वैल्यू क्या दे दी है प्लस में समथिंग। अब cos पाई बाई 2 की वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती, यहां पर देखते हैं पाई बाई 2 पर वैल्यू 0 है, सो द ग्राफ नंबर 4 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, 3 identical PN junction diodes D1, D2 and D3 are connected across a battery as shown in the figure. If the width of the depletion region of D1, D2 and D3 are W1, W2 and W3 respectively, then the correct option is, okay, जो width है उसके बीच में हमसे रिलेशन पूछा है। देखिए ये सेल में पॉजिटिव पोलैरिटी है, ये नेगेटिव पोलैरिटी है। अब अगर मैं पहले वाले डायोड को देखूं, डायोड नंबर 1, इसमें p टाइप पॉजिटिव से और n टाइप नेगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब ये फॉरवर्ड बायस हो गया। यहां पर देखें तो नो कनेक्शन, नो बायसिंग। थर्ड वाले को देखें तो यहां n टाइप है पॉजिटिव से, p टाइप है नेगेटिव से, मतलब ये क्या हो गया, रिवर्स बायस। कहां पर डिप्लीशन लेयर की विड्थ मिनिमम होगी, फॉरवर्ड बायस में मिनिमम होगी। मैक्सिमम कहां होगी, रिवर्स बायस में मैक्सिमम होगी। मतलब कि अगर मैं केवल विड्थ की बात करूं तो थर्ड वाले की विड्थ सबसे ज्यादा होनी चाहिए, सेकेंड की कम और फर्स्ट की सबसे कम। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, द लेंस कॉम्बिनेशन एज शोन इन द फिगर कंसिस्ट ऑफ 2 lenses L1 and L2. द फोकल लेंथ इज +10 सेंटीमीटर एंड -10। तो ये +10 हो गया, ये -10 हो गया। द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज, ऑल राइट, देखते हैं इसको। देखिए सबसे पहले तो हम इस वाले एक लेंस को कंसीडर कर लेते हैं, फर्स्ट वाले को। फॉर्मूला अपना लेंस के लिए चलेगा 1/v - 1/u = 1/f। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मुझे ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिख रही है 30 सेंटीमीटर पर, फोकल लेंथ गिवन है 10, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 1/10 - 1/30 विच शुड गिव मी या v शुड बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब ये पहले की वजह से हुआ है काम, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कहीं पर यहां पर इमेज बनाने की कोशिश करेगा। यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना लेके, 15 सेंटीमीटर। पर इसके पहले अपने पास L2 भी आ गया और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 3। तो अब जरा ये सोचते हैं, ये जो इमेज है पहले लेंस की, ये दूसरे के लिए क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी।
और 3 सेंटीमीटर यहां चला गया तो यहां पे बचा कितना, 12 सेंटीमीटर। तो जब L2 की बात करें, जब सेकेंड लेंस की बात करें, तो सेकेंड लेंस के लिए U कितना हो गया, +12, F हमें गिवन है -10, V चाहिए, सो 1/V - 1/12 शुड बी इक्वल टू 1/-10, मतलब 1/V कितना आ जाना चाहिए, -1/10 प्लस 1/12, एलसीएम लिया -60, सो -6 + 5, यहां से 1/V की वैल्यू मिली मुझे -1/60 और V आ गया -60। अब -60 का मतलब क्या हुआ कि एक तो इमेज उसी साइड चली जाएगी जिस साइड ऑब्जेक्ट है प्राइमरीली, और दूसरा कितनी डिस्टेंस पर गई, 60 पर। तो 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ लेंस। अब कौन से लेंस, हम तो इसकी कैलकुलेशन कर रहे थे सेकेंड लेंस से, तो 60 सेंटीमीटर फ्रॉम सेकेंड लेंस, विच इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, a solid sphere A of radius r and mass m is attached at a point to a smaller solid sphere B of radius small r which is less than capital R। ठीक है, तो इसकी रेडियस हो गई कैपिटल R, इसकी रेडियस हो गई स्मॉल r। Assume that the line joining their center lies along the horizontal. The moment of inertia of the system calculated about a vertical axis passing through the center of A is IA, and calculated about a vertical axis passing through the center of B is IB. The difference IA minus IB is। ठीक है, देखिए स्फीयर की बात करिए तो पहले तो मैं यहां पर इनके अलग अलग वैल्यू फाइंड कर ले रहा हूं। ए के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए 2/5 कैपिटल MR स्क्वायर, और बी के लिए होना चाहिए 2/5 स्मॉल m स्मॉल r स्क्वायर। इंडिविजुअल वैल्यूज हो गई है। अब IA कैलकुलेट करते हैं, तो IA क्या होगा, एक्सेस इस स्फीयर से तो डायरेक्ट पास हो रही है, सो शुड बी 2/5 MR स्क्वायर कैपिटल में। अच्छा, बी के लिए सोचते हैं, अगर बी के लिए मैं ये वाली वैल्यू ले रहा हूं तो इसका मतलब है मैंने एक्सेस इसके सेंटर से पास करवाई होगी। तो यहां पर हम क्या करें, हमें गिवन एक्सेस है यहां से ए के सेंटर से, तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2/5 स्मॉल m स्मॉल r स्क्वायर प्लस मास इज m and total distance will be small r plus capital R whole square. Similarly, when I'll start thinking about IB इस वाले के लिए, तो IB के लिए क्या लिखूं, देखिए यहां पर ये जो एक्सेस है B से पास हो रही है, मतलब ये तो आ जाएगा आपका डायरेक्ट 2/5 स्मॉल m स्मॉल r स्क्वायर। अब इस वाले स्फीयर के लिए सोचना पड़ेगा, इसका जो एक्सेस है वो कहां से पास हो रहा होगा, इसके सेंटर से, मतलब कि फिर से हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम वैल्यू क्या लिख लें, इसके लिए हम वैल्यू लिख सकते हैं 2/5 कैपिटल M कैपिटल R स्क्वायर प्लस कैपिटल M, और टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r स्क्वायर। दोनों का सब्ट्रैक्शन चाहिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो IA माइनस IB में आप देखेंगे अधिकतर टर्म जो भी है कैंसिल हो रहे हैं। 2/5 MR स्क्वायर 2/5 MR स्क्वायर कैंसिल, स्मॉल MR स्क्वायर कैंसिल। तो यहां से मेरे पास बचेगा स्मॉल m स्मॉल r प्लस कैपिटल R होल स्क्वायर, और इधर से बचेगा सेम टर्म कैपिटल M में। दोनों में से स्मॉल r प्लस कैपिटल R स्क्वायर में अगर कॉमन ले लूं तो यहां से मेरे पास आ गया स्मॉल m माइनस कैपिटल M। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. Next, question 31. Consider that an electron is revolving in an excited state of hydrogen atom with velocity 25.6 into 10 power 5 meter per second. The radius of the orbit is x into 10 power minus 9 meter. Then the value of x is. चलिए, इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इसी फॉर्मेट में मिलेगा। अब मुझे चाहिए क्या है, मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ x, मतलब रेडियस एक तरह से फाइंड करनी है। तो R कितना आ जाएगा, Q1। देखिए इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, और Q2 ये न्यूक्लियस पे चार्ज है, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो मतलब ये भी E होना चाहिए। यहां से नीचे आ गया मेरे पास 4πε0 और m v स्क्वायर।
सारे वैल्यूज पुट कर ले रहे, तो R की वैल्यू आ गई है मेरे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होल स्क्वायर। 1/4 एप्सिलॉन नॉट गिवन है, मतलब ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9। मास हमें देके रखा है 9 इंटू 10⁻31 और वेलोसिटी है √25.6 इंटू 10⁵ इसका कर ले रहे हैं स्क्वायर। तो ये क्या बना मेरे पास 2.56 इंटू 10⁻38 इंटू 9 10⁻9 9 10⁻31 इंटू 25.6 इंटू 10⁻10। सो दिस गोज 10 टाइम्स, ये 9 से 9 कैंसिल, मतलब अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आने वाली है -38 प्लस 9। ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो पॉजिटिव हो जाएगी पावर, और यहां से 11 ये नेगेटिव हो जाएगी। सो आई विल हैव 40 और ये हुआ 49, मतलब 10⁻⁻9। अब वैल्यू समझते हैं। वैल्यू हमें देके रखी है x इंटू 10⁻�9 और वैल्यू अपने पास आ कितनी रही है, केवल 10⁻�9, मतलब मल्टीप्लायर क्या होगा इसका 1। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। The mean free path of molecule in an ideal gas A is half that of another ideal gas B. The diameter of the spherical molecule of gas A is twice the diameter of molecule of B. The number densities of gases A and B are Na and Nb respectively. Then the correct option is, देखो mean free path का अगर फॉर्मूला देखें तो this should be 1/√2 pi d square n। तो अगर मैं अब डायरेक्ट लिखूं इसको लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी के फॉर्म में, तो यहां से क्या मिलेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो √2 पाई डी बी स्क्वायर एन बी अपॉन √2 पाई डी ए स्क्वायर एन ए। ये कैंसिल। जो वैल्यूज देके रखी हैं जल्दी से पुट कर लेते हैं। ए की जो मीन फ्री पाथ है वो हाफ दी है बी के कंपैरिजन में, तो इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में। डायमीटर हमसे बोला है ए का डायमीटर ट्वाइस है बी के कंपैरिजन में, तो डायमीटर में लिख सकता हूं इसको 2db और यहां पर है db, और साथ में क्या हो गया nb अपॉन na। ये कैंसिल, यहां से आ गया 1/2, यहां से आ गया db स्क्वायर अपॉन 4db स्क्वायर, ये भी कैंसिल। सो nb अपॉन na, तो nb की वैल्यू 4na को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं अपॉन 2। सो दिस मींस nb शुड बी इक्वल टू 2na और na की वैल्यू आ जानी चाहिए 1/2 nb। तो अगर Na की वैल्यू देखते हैं तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, a cylindrical cork of uniform density floats in a liquid of density ρ1। लिक्विड की डेंसिटी ρ1 गिवन है। इसके लिए कॉर्क के लिए हमें कोई डेंसिटी गिवन नहीं है, ठीक है। सो इफ द कॉर्क इज डिप्रेस्ड स्लाइटली एंड रिलीज्ड, इट ऑक्सिलेट्स हार्मोनिकली विद टाइम पीरियड t। इफ द सेम कॉर्क फ्लोट्स इन अनदर लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ2, देखिए कॉर्क सेम है ना, then the similar oscillation has time period 2t, then the value of ρ2 by ρ1 is। कॉर्क के या किसी भी ऐसे मटेरियल के जो फ्लोट करता है लिक्विड में, उसके लिए टाइम पीरियड 1 बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट में। तो यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, यहां से आई कैन राइट t1 अपॉन t2 इक्वल्स सेकेंड का ρ2 गिवन है, पहले का ρ1 गिवन है, मतलब t1 बाई t2 स्क्वायर, ये ρ2 बाई ρ1 हो गया। t1 इज t, t2 इज 2t, तो ये आ गया अपने पास क्या 1/4 विच इज ρ2 अपॉन ρ1। तो वैल्यू कितनी आ गई अपने पास ρ2 अपॉन ρ1 की, यही वैल्यू हमसे पूछी है। दिस इज ऑप्शन नंबर 1, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। फॉर साउंड वेव्स इज द नंबर ऑफ नोड्स फॉर फिफ्थ हार्मोनिक। क्या बढ़िया क्वेश्चन बना दिया। ऑफ एन ओपन एंडेड पाइप इज n एंड दैट फॉर नाइन्थ हार्मोनिक ऑफ द सेम पाइप विद वन ऑफ इट्स एंड क्लोज्ड, मतलब ये कर दिया क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इज m,
द रेशियो n बाई m इज, देखिए जब ओपन ऑर्गन पाइप में बात करते हैं हम लोग, तो ओपन ऑर्गन पाइप में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिलते हैं हमें, बस इतने में हम सफिशिएंटली इनको काउंट कर लेंगे। फॉर्मूले से भी जा सकते हैं लेकिन फॉर्मूला अप्रोच नहीं ले रहे हैं। ये फर्स्ट हार्मोनिक है, यहां पर नोट कितने हैं 1। ये सेकेंड हार्मोनिक है, जब ये सेकेंड हार्मोनिक है तो यहां पे नोट कितने दिख रहे हैं मुझे 2। ये थर्ड हार्मोनिक है, यहां पे नोट कितने दिख रहे हैं मुझे 3। अभी बात क्लियर हो गई कि जब मैं फिफ्थ हार्मोनिक पे जाऊंगा ओपन के तो मुझे नोट कितने दिखेंगे। सो फॉर फिफ्थ हार्मोनिक नोट दिखेंगे यहां पर 5। चलिए अब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात कर लेते हैं। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में अगर आपको याद हो तो केवल और केवल ऑड हार्मोनिक्स बनते थे 1 3 5 वाले। तो क्लोज्ड में पहला ये नोड 1, हार्मोनिक भी 1, यहां पर आ जाए। अब यहां पर क्या हुआ, ये आपका थर्ड हार्मोनिक बना, जबकि नोड कितने मिले 2। और आगे चले, इस वाली कंडीशन में हम बोलते थे हार्मोनिक फिफ्थ, नोड कितने बन गए 3। तो ये दिख रहा होगा आपको कि 1 3 5, नेक्स्ट 7 जाएंगे, नेक्स्ट 9 जाएंगे, पर नोड कितने आएंगे 4 और 5। हमसे कहा है कि इस वाली कंडीशन में जो नोड बन रहे हैं वो m से रिप्रेजेंटेड है, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 5, और यहां पर n से रिप्रेजेंटेड है तो इसकी भी वैल्यू 5। रेशियो का पूछा है n अपॉन m का, तो मतलब बेसिकली 5 अपॉन 5 आ जाएगा ये रेशियो, विच इज इक्वल टू 1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 34। अब आगे के क्वेश्चंस के लिए आइए इनवाइट करते हैं अर्पित सर को। थैंक यू सर। बेटा आगे के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस पर अपन ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हमें क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन यूरेनियम 238 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, थोरियम और हीलियम। अब अपन यूरेनियम 238 की बात करें तो उसके लिए एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 238.050, और आगे जो मास है वो मास ऑफ थोरियम दिया है 234.043, और साथ में दिया है हीलियम 4.003। अगर आप इसको ऐड कर लो तो अपने पास आएगा 238.046, और अगर यहां से अगर आप देखो 238.050, आप देखो डिफरेंस जो है वो ओनली यहां पे है, तो 50 माइनस 46 मतलब 0.004, कितना डिफरेंस है 0.004, और डेल ई इक्वल टू क्या होता है डेल एम सी स्क्वायर, क्या होता है डेल एम सी स्क्वायर। तो यहां से अपन बोलेंगे इसमें सी स्क्वायर मतलब 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर लो तो अपने पास आ जाएगा यहां पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर। अगर आप इसके पॉइंट हटाओ तो नीचे क्या आ जाएगा 1000, और 4 से मल्टीप्लाई कर लो आप इसको तो अपने पास आंसर आ रहा है 5 4 20 2 6, मतलब अपने पास आंसर आ रहा है 13 2। मतलब इनमें से अगर देखो तो 6 वाला ऑप्शन क्या है 2726 डिवाइडेड बाय 1000, और ये आंसर आया है मेगा। मेगा को आप 10⁻³ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल सकते हो। अगर इसको कैंसिल कर लें तो अपना फाइनल आंसर क्या है 3726 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मींस आंसर क्या है अपने पास सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर जाएं अपन तो क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट रिक्वायर्ड इंडेक्स करेक्शन। इंडेक्स करेक्शन जो है वो फोकल लेंथ के लिए यूज होता है बेसिकली। तो अगर अपन ध्यान दें मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, रेजोनेंस ट्यूब में कौन सा करेक्शन होता है एंड करेक्शन, ये होगा नहीं। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर यूजिंग मीटर ब्रिज में किसी करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है। फिर मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, नहीं, पेंडुलम में भी अपने को सिर्फ रेडियल करेक्शन चाहिए रहता है।
तो बात आई फोकल लेंथ, मतलब आंसर नंबर क्या है? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर ध्यान दें तो इन ए सोलर सिस्टम ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट, तो ये तो आपको पता है केपलर्स रूल बोल रहा है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? आर क्यूब। दैट मींस टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर पावर 3/2। तो यहां पर क्या बोला है? रेडियस आर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब पावर 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें अपन, तो क्या बोल रहा है? कंसीडर दैट सिग्मा एस, सिग्मा एस क्या है? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट की बात करें तो E इक्वल टू सिग्मा ए टी पावर 4, ये पावर है, रेट ऑफ चेंज इन हीट। तो सिग्मा इक्वल टू E अपॉन ए टी पावर 4। यहां से देखें तो ml/T-3 L स्क्वायर और ये केल्विन पावर 4। इसको सॉल्व कर लें तो आएगा अपने पास mt-3 K-4। फिर अगर ध्यान दे तो दूसरा अपने पास क्या है? Kb। Kb किसका कांस्टेंट है? बोल्ट्जमैन। बोल्ट्जमैन क्या होता है? R अपॉन एन। R क्या है? तो PV इक्वल टू nRT से अगर देखें तो R इक्वल टू PV मतलब जूल, और अपॉन में क्या है? केल्विन। यहां से अगर देखें तो यह आ जाएगा ml/T-2 K-1। और लास्ट है विंड डिस्प्लेसमेंट। विंड डिस्प्लेसमेंट B इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा T, दैट मींस मीटर इनटू केल्विन। अब अपने को जो बोला है वो बोला है ये सिग्मा S अपॉन KB, और साथ में क्या है? स्मॉल b। सिग्मा S ये निकाला है mt-3 K-4। साथ में अगर ध्यान दें तो अपन ने निकाला है R कितना निकाला है? वो अपॉन में निकाल लेते K, ml/T-2 K-1, और ये निकाला है LK। तो देखो ध्यान से देखो, अगर आप तो एक L से एक L माइनस हो गया, M से M कैंसिल हो गया, T स्क्वायर से T तो क्या बचा? -1, और K मिलकर यहां से कितना कम कर दिया? 2। तो अपन यहां पर बोल रहे हैं ये L ऊपर जाएगा L-1, T-1 और K-2। अगर यहां से देखें तो आंसर क्या आ गया है? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, क्वेश्चन नंबर 39। रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट ऑन 3 डिफरेंट फोटो इलेक्ट्रिक सेल 1 2 3। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ दिस फोटो, देखो थ्रेशोल्ड दी है। वेवलेंथ के टर्म में अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड का मतलब है थ्रेशोल्ड से जो भी कम होगी उस पे इंसिडेंट लाइट आएगी, और उससे इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? एमिशन। अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो गई वेवलेंथ तो बोल सकते इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा। तो यहां पर अपने को बोल दिया 3 डिफरेंट क्या दे रखे उसने? स्टॉपिंग पोटेंशियल। दीस सेल्स रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड थ्रेशोल्ड। तो फर्स्ट उसने बोल दिया कि λ1 लेस देन लैम्डा, मतलब ये जो वेवलेंथ है थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, और थ्रेशोल्ड से ज्यादा पर कोई इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा इसका मतलब इसका पोटेंशियल क्या होगा? 0। दैट मींस V1 इक्वल टू 0। ऐसे अपने पास 2 ऑप्शन है जिसमें V1 0 है, तो आगे चेक कर लेते हैं। फिर आगे बोला है λ2 ग्रेटर देन लैम्डा, और आगे जाकर और बोला है λ3 ग्रेटर देन लैम्डा। तो थ्रेशोल्ड से जितनी कम वेवलेंथ उतना ज्यादा पोटेंशियल, उतनी E इक्वल टू है ना, यहां पर बोल रहे हैं अपन E इक्वल टू hc/λ। दैट मींस जितनी कम वेवलेंथ उतना ज्यादा एनर्जी आएगी। तो सबसे कम किसके पास? इसमें इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसके पास है। दैट मींस इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा किसके पोटेंशियल से? V2। तो V3 ग्रेटर देन क्या होगा? V2, और V1 तो 0 हो गया है, तो V3 ग्रेटर देन V2। दैट मींस अपना आंसर क्या हो गया है बेटा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर ध्यान दे तो वर्नियर कैलिपर्स जो आना ही आना रहता है, 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू 1 mm। द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल इज 10। तो 1 mm है और डिवाइडेड बाय 10 है, तो डेट मींस 0.1 mm। सेंटीमीटर में लिखे तो 0.01 सेंटीमीटर। आगे अगर ध्यान दो तो वर्नियर स्केल डिवीजन में जो टच ईच वर्नियर स्केल शिफ्ट टू द लेफ्ट टू 0 दैट मींस नेगेटिव एरर।
लेफ्ट टू जीरो, दैट मींस क्या हो गया, निगेटिव एरर। अब बात अगर निगेटिव एरर पे आई है तो जो भी अपना फॉर्मूला रहेगा उसमें अपन क्या बोलेंगे, तो वो अपन बोलेंगे सबसे पहले चेक कर लो मेन लेंथ कितनी, मेन लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। निगेटिव एरर है तो आंसर किस में रहना चाहिए, माइनस में कन्वर्ट होगा। अब माइनस में होगा तो होगा कितना, उसके लिए उसने कुछ मेंशन किया होगा, इन मेन स्केल इन सच अ वे दैट फोर्थ वर्नियर डिवीजन, फोर्थ डिवीजन है, दैट मींस 0.01 लीस्ट काउंट है, और इसमें अपन मल्टीप्लाई कर ले नंबर ऑफ डिवीजन के, तो 0.04 ये आ गया अपने पास बेटा जीरो एरर। क्या आ गया, जीरो एरर। क्या आ गया, जीरो एरर। और आया किसमें, सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर लो 0.04, सॉल्व कर ले तो आएगा 1.04, और आंसर किसमें रहेगा बेटा, सेंटीमीटर। दैट मींस आंसर क्या है अपना, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड ए कैविटी विथ ए सॉलिड आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। देखो कंडक्टिंग स्फीयर में अगर चार्ज नहीं होता तो अंदर के लिए चार्ज अगर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती, लेकिन अभी उसने क्या बोला है, एक चार्ज प्लेस किया है, दैट मींस उस चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर देखें तो पॉइंट ए जो है यहां मेंशन है बेटा, बी जो है वो यहां मेंशन है, सी जो है वो यहां मेंशन है, तो एक पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अंदर चार्ज प्लेस्ड है। दैट मींस ए नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो। अब ए नॉट इक्वल टू जीरो में आंसर या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, लेकिन चेक करना है क्या ईबी ईसी के आंसर। तो देखो अगर आप इस चार्ज से देखो, इस पर्टिकुलर चार्ज से, तो इस चार्ज से बी पास है, सी डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन अपन इस चार्ज से नहीं देख सकते। अपन देख क्या सकते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, और उस अकॉर्डिंग दोनों चार्ज से डिस्टेंस क्या है, सेम। मतलब आर बी इक्वल टू अपन क्या मानेंगे, आर सी, और इस कंडीशन में ई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी। तो अपने पास ई बी इक्वल टू ई सी, ऐसा ऑप्शन कौन सा वाला है, तो आंसर नंबर क्या आ गया, थर्ड। फर्स्ट सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट द नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, तो एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, साइन पावर 4 थीटा बाय 2, और साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। दैट मींस आप ये भी बोल सकते हो कि एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, थीटा पावर 4 के। तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब हाइपरबोला पथ बन सकता है, तो हाइपरबोला के अकॉर्डिंग अपना आंसर केवल एक हो सकता है, और वो आंसर कौन सा है बेटा, फोर्थ। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर अपन आ जाते हैं। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस मोनो एटॉमिक अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस। देखो यहाँ पे जिसने पेपर किया उसने भी मेंशन कर लिया है, क्या है, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस दैट मींस इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो। साइक्लिक प्रोसेस दैट मींस चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो। अब डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, अगर ये जीरो है तो डेल्टा क्यू सीधा किसके इक्वल होगा, वर्क डन के। वर्क डन आप यहां समझ रहे हो, वर्क डन क्या है यहां पर, तो वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस का होता है एरिया अंडर द कर्व फॉर पीवी ग्राफ। एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते तो वर्क डन क्या होगा, डेल्टा पी डेल्टा वी। डेल्टा पी कहां से कहां, 300 माइनस 100, तो डेल्टा पी इक्वल टू 300 माइनस 100, दैट मींस कितना हो गया बेटा, 200। और डेल्टा वी क्या बोल रहा है, तो 5 माइनस 2, दैट मींस आंसर कितना है, 3। मतलब आंसर आ रहा है बेटा 600 जूल। क्या आंसर आ रहा है, 600 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो अपने पास फॉर्मूला 2 infinitely long parallel conducting wire carry current I to I respectively in the same direction. The wire has uniform mass per unit length. Mass per unit length क्या होता है बेटा, लैम्डा। The wire be kept fixed at height h above the floor. मतलब मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ h, तो h मतलब सेपरेटेड डिस्टेंस निकालनी। क्या निकालनी है, सेपरेटेड डिस्टेंस। अब अपने पास फॉर्मूला आपको याद हो तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन में क्या होता है, डिस्टेंस। यहां से आप देखो इसको क्या मैं mg बाय l, यहां से देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2
I1 I, सेकेंड क्या है 2I डिवाइडेड बाय क्या h 224। यहां से m बाय l को मैं लेमडा लिख लूं तो लेमडा g इक्वल टू म्यू नॉट I स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई h इधर ले जाओ, ये आंसर आ गया म्यू नॉट I स्क्वायर लेमडा g और साथ में एक पाई बच गया है तो पाई लेमडा जी के टर्म में आंसर है। सही है, आंसर क्या है अपने पास थर्ड। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पेपर का, कंसीडर ए स्प्रिंग मास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन इन वन डायमेंशन kept at m the spring constant k given instant of extension spring is x meter and speed of the particle u on the xv plane graph v as function of circle। बेटा बात उसने सब घुमा फिरा के आखिरी में हिंट दिया है फॉर ए सर्कल। सर्कल के लिए अगर आप बात करो तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम स्पीड, इन दोनों कंडीशन में सर्कल बन सकता है। बस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है a और मैक्सिमम स्पीड क्या होती है a ओमेगा। तो अगर मैं आपको बोलूं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाए मैक्सिमम स्पीड, अगर दोनों इक्वल हो जाए तो a इक्वल टू क्या होगा a ओमेगा, a से a क्या हो जाएगा कैंसर। सिंपल प्रोसेस में ओमेगा इक्वल टू आएगा 1, ओमेगा इक्वल टू होता है बेटा अंडर रूट के बाय एम, टाइम पीरियड के फॉर्मूले से ये 1 हो गया तो 1 इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, स्क्वायर कर लो तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा m। सिंपल प्रोसेस में ये है। या तो एक तरीका ये है कि आप इक्वेशन निकालो कि एनर्जी क्या होती है हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। इन दोनों कंडीशन में x और v तो रेडियल डिस्टेंस होंगे, एक साइड v और एक साइड क्या है x, तो ये तो इक्वल हो जाएंगे और फिर उसको सॉल्व लेकर भी करोगे तो भी आंसर कितना आ जाएगा k इक्वल टू m। ये रहा बेटा आपके पेपर का सॉल्यूशन। होप सो आपका एग्जाम अच्छा रहा होगा। थोड़ा सा लेंदी पेपर है तो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाने के चांस रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक आपको आपके फ्यूचर्स के लिए।